जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी में सेल के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पीछे के सेशन में डिस्कस करा था कि बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो भी कहाँ से, तो बायोलॉजी के पहले चैप्टर सेल से। तो आज है आपका सेल का पहला क्लास। ध्यान में रखिएगा, हम लोग चीजों को इस तरह से करेंगे कि एक बार पढ़ेंगे और ऐसा लगेगा कि अब इसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो भी छात्र रेलवे एग्जाम या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरे मित्र, आप सबों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, इस सेशन के जो भी पीडीएफ होंगे, बोर्ड पीडीएफ, वो आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का टॉपिक है सेल यानी कि कोशिका। क्या है सर? सेल यानी कि कोशिका। और आप सबों को मालूम है कि जो सेल है वो किसी भी जीव की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या हुआ? तो मेरे मित्र, अगर आप जीव की बात करते हो तो आप कहेंगे जीव में गुरुजी जान होगा, और जान आप कहेंगे प्लांट में है और एनिमल में है। अब चाहे वो इत्तू सा प्लांट हो या इतना बड़ा प्लांट हो, चाहे इतना सा छोटा सा जीव हो या सर हाथी हो, सब में जान है। तो ये सब किससे बने हुए? ये सब के सब सर सेल से बने हुए, कोशिका से बने हुए। मेरे मित्र, एक बेसिक बात आप सबों को ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम लोग किसी भी पदार्थ की बात करते हैं, केमिस्ट्री में आप सबों ने कई बार इसकी चर्चा करा होगा कि सर ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। जितने भी पदार्थ होते हैं सबके सब छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। अब इस दुनिया में आप कोई भी पदार्थ उठा करके ले लो, कोई भी पदार्थ एक्स वाई जेड, आपके सामने में जो कुछ भी दिख रहा है उसी के बारे में आप कल्पना करो, तो आप क्या पाओगे कि अगर उस पदार्थ को या उस सामान को टुकड़ा टुकड़ा में बांटा जाए, खंडित किया जाए, तो हमें क्या मिलेगा सर? छोटा छोटा कण मिलेगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सभी पदार्थ जो है वो क्या होते हैं? कण से मिलकर बने होते हैं। बाद में हम लोग केमिकली डिफाइन करते हैं कि सर जो पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, तो संभव है कि आसपास में दिखने वाला पदार्थ या तो यौगिक होगा, या तो तत्व होगा, या यौगिक होगा, या मिश्रण होगा। तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ओवरऑल हम ये तो कहते हैं कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ठीक उसी तरीके से हमारे इस नंगी आंख के सामने में जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती है, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो या फिर एनिमल से रिलेटेड हो, जिस किसी में भी जान है, दैट्स ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर जो कोशिका होती है वो प्रत्येक जीव की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। सवाल यहाँ पे है कि गुरुजी ये जो सेल है इसके बारे में हमें पढ़ना क्या होता है, और सेल के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कहाँ पे पढ़ेंगे? तो मेरे मित्र, आप सभी ने कई बार ये चीज समझा होगा, ये चीज आप सबों को मालूम होगा कि जब भी हम सेल के स्टडी की चर्चा करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? साइटोलॉजी में, यानी कि कोशिका विज्ञान में चले जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे पहला पॉइंट आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन कहाँ करते हैं? आप सभी कहेंगे कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी में होता है। कहाँ होता है? साइटोलॉजी, जिसको क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीजें बहुत ही कॉमन है, याद रखना। ये हम कोई बहुत नया बात आपको नहीं बता रहे हैं कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। आप सभी ने कई बार इसको याद करा होगा, कई बार आप सभी एग्जाम फेस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि गुरुजी हम जो ये कह रहे हैं कि सेल के बारे में पढ़ना और सेल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो भैया कभी आपने ये चेक करा है कि सेल से संबंधित सवाल क्या पूछे जाते हैं? नहीं सर, हम तो बस सर पढ़ा रहे हैं सेल, हम लग जाते हैं पढ़ने और सारी बातों को लिख करके और याद करना शुरू कर देते हैं कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करा और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका में तरल पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं। नहीं, इससे नहीं होगा। पहले आपको टॉपिक को समझना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर कोशिका का जो अध्ययन करेंगे वो हम क्या अध्ययन करेंगे, कोशिका के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान रखना, जैसा कि आप सभी परिचित भी होंगे कि ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये जंतु कोशिका है। क्या है? जंतु कोशिका है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये वाली संरचना क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये पादप कोशिका है, यानी कि ये हमारा प्लांट सेल है और ऊपर वाला एनिमल सेल है। अब आप देख रहे हो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो संरचना है, शेप है, उसमें आपको भिन्नता नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? भिन्नता नजर आ रही है। आप देख रहे हो सर इसकी संरचना गोल नजर आ रही है, जबकि इसकी संरचना रेक्टेंगुलर, आयताकार नजर आ रही है।
और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें हमें बहुत तरह की अलग अलग संरचनाएं भी दिख रही है। जैसे कि आप इस वाले संरचना को देख रहे होंगे, इसको हम लोग गोल्जी अपर्चर्स या गोल्जी बॉडी कहते हैं। आप इस वाले संरचना को देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको केंद्रक कहते हैं। आप ये वाली संरचना देख रहे होंगे, इसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। इस वाली संरचना को देख रहे होंगे, रसधानी कहते हैं। अब मेरे मित्र इसी तरीके से आप प्लांट में आ जाओगे, प्लांट सेल में, तो आप पाओगे कि गुरुजी यहाँ पे राइबोसोम है, यहाँ पे पेरीएक्सिसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट सेल का केंद्रक है, ये सर प्लांट सेल का वैक्यूल्स यानी कि रसधानी है। तो आप देख रहे हो कि सर अगर प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है तो उसमें कुछ ना कुछ संरचना है। और मेरे मित्र इस संरचना तो ऐसी ही नहीं है। आपके बॉडी में हाथ है, पैर है, मुंह है, दिमाग है, कान है, आंख है, ये सब किस लिए छिला? आप कहेंगे गुरुजी ये इसलिए है ताकि हम इस दुनिया में सरवाइव कर पाए, ये इसलिए है ताकि हम इस दुनिया को महसूस कर पाए। और इन सभी का क्या है, अपना अलग अलग कार्य है। ये तो सिर्फ आपके बाह्य अंग हैं, आपके बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जो आपको जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं। तो सबका क्या है सर, कार्य अलग अलग है। तो मेरे मित्र इसी तरीके से ये जो कोशिकाएं होती है और इनमें जो आप अलग अलग संरचना देख रहे हो, इस संरचना का कार्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जो कोशिका है और इसमें जो पाई जाने वाली संरचना है, इसका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मेरे मित्र जब ही हम जैसे ही हम साइटोलॉजी की चर्चा करते हैं, कोशिका विज्ञान की चर्चा करते हैं, तो कोशिका विज्ञान में हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जो कोशिका होती है उसकी संरचना कैसी होती है, ये किस तरह से जीवों में पाई जाती है, इसकी संख्या भिन्न भिन्न जीवों में क्या होती है, और साथ ही साथ जो मेरे मित्र ये सभी अलग अलग संरचनाएं हैं, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो अगर आपसे कहीं पे भी ये सवाल करा जाए कि साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान में हम लोग कोशिका के बारे में क्या अध्ययन करेंगे, तो आप कहेंगे सर कोशिका के बारे में हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं, कोशिकाओं के संरचना, कोशिकाओं के संरचना एवं 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 कार्य से संबंधित अध्ययन। इससे रिलेटेड अध्ययन करेंगे हम लोग, कोशिकाओं के संरचना, स्ट्रक्चर और कार्य से संबंधित जो स्टडी होगा वो कहां किया जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान में किया जाएगा। ये हम पादप कोशिका यहां से मिटा रहे हैं क्योंकि आप भूल बस क्या समझ लेंगे कि कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य से संबंधित स्टडी सर लिखे हैं प्लांट सेल, कंफ्यूजन हो जाती है। बस मैंने आपको समझने के लिए बताया था। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं यहाँ पे एनिमल लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्लांट मेंशन कर दे रहा हूँ, तो आप सभी इसको समझ जाएंगे। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी ये तो बहुत ही बेसिक सी बात थी कि कोशिका से संबंधित अध्ययन हम लोग कोशिका विज्ञान में करेंगे, और कोशिका विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, तो कोशिका की संरचना कैसी होती है और कोशिका की ये संरचना कार्य कैसे करती है, ये तो हम समझ गए। लेकिन हमें ये बताओ कि ये जो सेल है इसको हम बायोलॉजिकली कैसे परिभाषित करते हैं, सेल की खोज कैसे हुई। मेरे मित्र जो सेल का एक कह सकते हो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है, इससे भी कई सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से बन ही गया कि कोशिका का अध्ययन बायोलॉजी में, आप कहेंगे साइटोलॉजी में करेंगे। क्या करेंगे अध्ययन, आप कहेंगे स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। नाउ द पॉइंट इज दैट सर जो सेल है इसकी खोज कैसे हुई, या आप कह सकते हो सेल है क्या। तो मेरे मित्र ये घर आप देख रहे हो क्या, ये घर देख रहे हो, आप कहेंगे बिल्कुल देख रहे हैं, इसमें क्या नई बात है। आप सभी को मालूम है कि इस घर का जो ये दीवाल है, इस घर का जो ये दीवाल है, इस घर का जो ये दीवाल है, ठीक है, जो ये दीवाल है, ये दीवाल कैसे बना होगा। आप कहेंगे हे यहाँ जो सर जी ईंट रखा हुआ है, इस ईंट से बना होगा, इस ईंट से बना होगा। अब मेरे मित्र आपको मालूम है कि 4 दीवाल मिलकर के एक रूम तैयार करेगा, और 4 रूम मिलकर के आप कहेंगे सर एक हमारा घर तैयार हो जाए, सॉरी 4 दीवाल मिलकर के हमारा एक रूम तैयार हो जाएगा। लेकिन ये प्रत्येक दीवाल किससे तैयार होगा, सर इस छोटी छोटी ईंट से तैयार होगा। मेरे मित्र ठीक इसी तरीके से जब भी आपसे कोई ये सवाल पूछे कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है, कोशिका क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि अगर हम सजीव के रूप में देखते हैं, अगर हम सजीव के रूप में देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, प्लांट नजर आता है। और साथ ही साथ आप अलग अलग तरह के एनिमल की बात कर सकते हैं, और एनिमल के अंदर हम लोग भी जानवर ही हैं बायोलॉजिकली, ये याद रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे मानव का लोगो लगा दिया। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह किसी भी घर के निर्माण में ईंट सबसे छोटी इकाई के रूप में शामिल होती है, उसी तरीके से मेरे मित्र
आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि प्लांट और एनिमल जैसे जीव या प्लांट और एनिमल की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसकी बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है सर? सेल होती है। मतलब अगर आप सर किसी भी प्लांट के सबसे छोटे लेवल की बात करोगे तो आप किसकी चर्चा करोगे? सेल की चर्चा करोगे। और जिस तरह हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, उसी तरीके से हम बायोलॉजी में कहते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, सभी जीव किससे बने हुए हैं सर? छोटी छोटी कोशिका से, या आप कह सकते हो कि सर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई कोशिका से मिलकर बनी हुई है। क्या कह सकते हैं कि सर ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल विच इज बिलोंग्स टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्या है सर? किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है। अब आप कहेंगे सर ये आप मतलब सबसे छोटी इकाई बोल रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ? मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम जीव की चर्चा करते हैं, जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे एनिमल की, तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हुई सर? कोशिका। अब ये जो कोशिका है इसका समूह मिलकर के क्या करता है सर? उत्तक का निर्माण करता है। और ये जो उत्तक है ये आपस में मिलकर के क्या करते हैं सर? अंग का निर्माण करते हैं। और अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र आपस में मिलकर के क्या करते हैं सर? किसी जीव का निर्माण करते हैं। अब वो जीव हमारा प्लांट से बिलोंग कर सकता है या फिर एनिमल से बिलोंग कर सकता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? आप कहेंगे सर कोशिका है। जब भी आपसे सवाल करा जाए कि जो आपका शरीर का सबसे छोटा इकाई है या किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई, आप कहेंगे गुरुजी सेल। अब मेरे मित्र ये ध्यान में रखिएगा कि जो सेल है ये आपका एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है सर? लिटिल रूम होता है। आप कहेंगे कैसे? तो पहले आप इस चीज को मेंशन कर लेंगे कि जब भी हम सेल को परिभाषित करेंगे, कोशिका को परिभाषित करेंगे, तो क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि किसी जीव की किसी जीव की सबसे सबसे या आप ऐसे कह सकते हो किसी जीव की संरचनात्मक एवं किसी जीव की संरचनात्मक एवं एवं क्रियात्मक, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाता है। क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि किसी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई, मतलब कोई भी वैसा जीव जिसके बॉडी का जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे गुरुजी कोशिका, यानी कि आप कह सकते हो सेल कहलाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये जो कोशिका होती है ये किसी भी जीव की एक आधारभूत संरचना होती है। मतलब आप कह सकते हो सर जैसे हम घर बनाते हैं तो एक आधार, उसका नींव तैयार करते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर आपको कहीं पे ये मिल जाए कि किसी जीव की आधारभूत संरचना क्या है या सर किसी जीव की आधारभूत संरचनात्मक इकाई, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी कोशिका। तो आप कोशिका को इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो और करके यहाँ पे कि किसी जीव की आधारभूत 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 बोल दिए तो आप कहेंगे फंडामेंटल। आधारभूत बोल दिए तो क्या कहेंगे? फंडामेंटल। तो किसी जीव की आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई, किसी जीव की आधारभूत एवं क्रियात्मक यूनिट आप कहेंगे सेल कहलाता है, यानी कि कोशिका कहलाता है। सेल कहलाता है यानी कि कोशिका कहलाता है। अब मेरे मित्र ये याद रखिएगा आप सभी कि जो सेल है ये एक लैटिन शब्द है। सेल क्या है? एक लैटिन शब्द है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सेल जो है वो लैटिन शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को ये याद रखना होगा, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिटिल रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल रूम कहते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि किसी जीव की सबसे छोटी इकाई, तो आप कहेंगे सर किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो सेल कहलाएगा। सर जीवों की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई, आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, आप कहेंगे गुरुजी सेल कहलाएगा। और सेल क्या है? आप कहेंगे गुरुजी लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? आप सभी कहेंगे छोटा कमरा होता है। क्या होता है? छोटा कमरा होता है।
अब मेरे मित्र ये आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि जो कोशिका है इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करा था। और आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सा नया बात है, रॉबर्ट हुक ने करा था? मेरे मित्र नया बात है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करा कि कोशिका की खोज के लिए रॉबर्ट हुक को कितना पापड़ बेलना पड़ा था। आप सबों को मालूम होगा 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई थी। और मेरे मित्र उस समय साइंस कितना विकसित होगा ये आप खुद सोच सकते हो। अगर आप अपने से पीछे 2-3 जनरेशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपसे पीछे जो 2-3 जनरेशन है उस समय का डेवलपमेंट क्या था। और हम बात कर रहे हैं 1665 1665 की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी उस समय साइंस डेवलप नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पर चीजें हमारे पास नहीं थी, क्योंकि मेरे मित्र साइंस क्या है? आप कहते हो कि कोई भी वैसी घटना है जो कि सर मतलब साइंटिफिक तरीके से प्रूव्ड है कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये चीज ऐसा ही है, इसके बारे में हमें पुख्ता मतलब सबूत मिलता है हमारे किताबों में, इसी को हम साइंस कहते हैं। लेकिन ये जो सबूत मिला है, ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं, ये इसमें हमारा थोड़ी कुछ एड ऑन किया हुआ है। ये तो जो वैज्ञानिक ने एड ऑन किया था वो करा था। तो उस समय वैज्ञानिकों को सर चीजों को समझने में, चीजों का एनालिसिस करने में जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए था वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अब मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि चिला जो सेल है वो किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए, और अगर नहीं उठ रहा है तो ध्यान आपके सर लेक्चर पे नहीं है कि सबसे छोटी इकाई है तो कितना छोटी इकाई है। हम आपको कहते हैं कि मतलब सबसे छोटा, तो आप कहेंगे बिल्कुल ही छोटा, महीन। यस, क्या आप हमारे बॉडी को देख करके, हमारा चेहरा देख करके, किसी का भी चेहरा देख करके आप ये पता कर सकते हो कि उस चेहरा में कई गो सेल लगा हुआ है, कि ये सेल है? ऐसा कर सकते हो? जैसे ये कान है, ये नाक है, तो आप किसी का बॉडी देख करके उसके बॉडी में कहां कहां सेल है आप पता लगा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चश्मा पहन के आप कहेंगे ओकरो से पता ना चलेगा। लेकिन मेरे मित्र अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से किसी भी जीव के बॉडी का अगर अवलोकन करना चाहें तो हमें क्या पता चल जाएगा कि गुरुजी हाँ ये सेल है और ये इस तरह से प्रकाश कर रहा है, इस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो मेरे मित्र चूंकि उस समय साइंस डेवलप नहीं था, तो जो वैज्ञानिक थे वो बहुत जुझारू थे और वो अपने तरीके से चीजों को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे मित्र उसी में जो रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने क्या करा, अपना माइक्रोस्कोप तैयार किया। क्योंकि मतलब सेल इतनी छोटी सी चीज है कि ये बिना माइक्रोस्कोप के देखी ही नहीं जा सकती है, या बिना माइक्रोस्कोप के इसका स्टडी किया ही नहीं जा सकता है। और उस समय माइक्रोस्कोप था नहीं, तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा, सर अपना माइक्रोस्कोप बनाया, अपना माइक्रोस्कोप बनाया। आप कहेंगे अपना माइक्रोस्कोप बना के क्या किया? मेरे मित्र वो एक कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने की कोशिश करा। आप कहेंगे गुरुजी ये कॉर्क सेल क्या कह रहे हैं? तो मेरे मित्र जरा सा गौर फरमाइएगा, जरा सा गौर फरमाइएगा कि अगर हम सेल की खोज की बात करते हैं तो हमारे जहन में हमेशा ये नाम होना चाहिए कि ये कौन है? आप कहेंगे गुरुजी रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जिन्होंने क्या करी, सर सेल का खोज करा। कैसे? तो सर इसका सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप। और उस समय के जो माइक्रोस्कोप थे भी चिला, तो उसकी जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी थी वो उतना बढ़िया नहीं थी जितना कि रॉबर्ट हुक साहब को चाहिए था। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले तो अपना माइक्रोस्कोप बनाया, और इस माइक्रोस्कोप के निर्माण के बाद रॉबर्ट हुक साहब कहां चले गए, सर किसी बगीचे में चले गए, और वहां से उन्होंने जो पेड़ का सबसे ऊपरी छाल होता है, जो मेरे मित्र आप ये वाली लेयर देख रहे हो, जो पेड़ का सबसे ऊपरी छाल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि इसी बार्क को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क सेल कहते हैं। तो ये ऊपरी जो छाल देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क सेल कहते हैं। यानी कि इसका जो निर्माण होता है, ऐसे तो मैंने कई बार आपको बताया है, चला इसको हम लोग लेंटिसेल भी कहते हैं। और ये क्या करता है, तो सर ये जो पेड़ का आपका टुकड़ा है, तो आप कहेंगे ये संपूर्ण पेड़ को सर सुरक्षा प्रदान करता है, और ये पेड़ का सबसे बाहरी आवरण होता है। तो मेरे मित्र रॉबर्ट हुक ने अपने इस माइक्रोस्कोप की सहायता से, अपने इस माइक्रोस्कोप की सहायता से जो ये पेड़ का छाल है, इस छाल का इन्होंने अवलोकन करा। यानी कि जो कॉर्क कोशिका है उसकी एक पतली काट का अवलोकन करा।
मेरे मित्र जैसे ही इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से इस पेड़ की छाल को देखा तो वहां पे रॉबर्ट हुक साहब को क्या नजर आया कि ये जो कॉर्क का सेल है या जो कॉर्क का लेयर है उसमें हमें इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते के तरह, इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते के तरह, मधुमक्खी के मधुमक्खी के छत्ते छत्ते की तरह तरह छोटा छोटा रूम दिखाई पड़, या छोटा छोटा रूम जो आपको दिख रहा है, ये मेरे मित्र रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्वेशन करा, अवलोकन करा। कहां पे सर? इस कॉर्क सेल में, इस प्लांट के सबसे बाहरी आवरण के सर छोटे से छिलके पे। और मेरे मित्र जो यहाँ पे ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह आपको मतलब स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, तो आप इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बिंदा है, यहाँ पे बिंदा है, डॉट डॉट है। इसको क्या कहा रॉबर्ट हुक ने? सर ये लिटिल रूम है और ये छोटा छोटा रूम जैसी संरचना है जिसको लैटिन में सेलुला बोला जाता है। छोटा छोटा रूम को लैटिन में क्या बोला जाता है? सेलुला। और उसी सेलुला शब्द से क्या आया है? सेल आया है, जिसका अर्थ मैंने आपको क्या बताया कि सर छोटा कमरा होता है। तो जो कोशिका की खोज हुई सर रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो कहां हुई थी? तो सर प्लांट का जो कॉर्क सेल था उस पे हुई थी। किसके थ्रू? तो सर अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से। इन्होंने क्या देखा कि सर जो कॉर्क सेल है उसमें बहुत सारा छोटा छोटा रूम देखने को मिल रहा है, जिसको सर रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि ये किसी भी जीव की या किसी भी कोशिकीय संरचना की बात करेंगे या किसी भी जैविक संरचना की बात करेंगे तो वहां पे ये छोटा छोटा रूम देखने को मिलेगा, यानी कि उस जीव की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो यही छोटा रूम होगा जिसको सेल नाम दिया गया, यानी कि सर कोशिका नाम दिया गया। तो मेरे मित्र आपके एग्जाम में इससे जो संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? तो कोशिका की खोज कैसे हुई? तो कोशिका की खोज में आप सभी ये ध्यान में रखेंगे। ऐसे तो पूरा चीज आप समझ लिए होंगे, बस मैं ये यहां पे लिख दे रहा हूं कि कोशिका की खोज, एक लाइन में लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। कोशिका की खोज हुक के द्वारा हुक के द्वारा हुक के द्वारा स्वनिर्मित, मतलब अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कोशिका की खोज हुक के द्वारा स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क सेल की पतली काट के ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन से हुआ, अवलोकन से हुआ। तो कोई पूछ देगा चला कि कोशिका की खोज कैसे हुई, तो आप कहेंगे कोशिका की खोज हुक के द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाया गया था उसकी सहायता से कॉर्क सेल के पतली काट के अवलोकन से हुआ। कोशिका की खोज आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने करा। अब ध्यान देना यहां पे कि ये जो प्लांट का बाय लेयर होता है चिला, ये क्या होता है? डेड होता है, यानी कि मृत होता है। और मेरे मित्र रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा जो सेल खोज की गई थी वो किस प्रकार की सेल थी? मृत थी, यानी कि डेड सेल थी। तो कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आ जाता है कि निम्न में से किसने मृत कोशिका की खोज की? तो आप सभी को यह याद रखना होगा कि डेड सेल मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? आप सभी कहेंगे मृत कोशिका की खोज भी जो है सर वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई। अब मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इन्होंने तो सेल का खोज कर लिया और ये बताया कि इस दुनिया में जितने भी जीव होंगे, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो या एनिमल से रिलेटेड हो, सबके सब किससे बने होंगे? सर सेल से बने होंगे। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप अलग अलग प्रकार के जीव देख रहे हैं उन सबों में सेल की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर कोई आप एक छोटा सा पौधा देख रहे हैं और फिर उसकी तुलना बरगद के पेड़ से कर रहे हैं, तो छोटा सा पौधा और बरगद के पेड़ में क्या होगी सर? जो सेलों की संख्या होगी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। अब हम तुलना हाथी और चींटी की कोशिका में करें कि ये बता दो हाथी के बॉडी में कितना सेल होगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चींटी की अपेक्षा तो कई गुना ज्यादा होगा। तो मेरे मित्र जो नंबर ऑफ सेल है इस बेसिस पे अगर हम पूरे जीव को डिवाइड करने की कोशिश करें, अब ध्यान रखिएगा पूरे जीव में हमारा प्लांट भी आ जाता है और एनिमल भी आ जाता है। तो आप सबों को ये चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा सेल डिस्कवरी के बाद कि जीवों में जो सेल की संख्या होती है
उस आधार पर हम लोग जीव को क्या करते हैं सर, उस आधार पर जीव को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब ये अननोन अननोन वर्ड नहीं है, आपको यहाँ पे मतलब अंधैर्य नहीं होना है कि गुरुजी इंग्लिश में आप क्या लिख दिए। मेरे भाई आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि चूंकि सेल की तो खोज हो चुकी है, यहाँ पे सेल की खोज हो चुकी है और इसका लैटिन शब्द भी आपको मालूम चल गया और रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया गया कि सभी कोशिकाएं, फिर आगे चल करके और चीजें डेवलप हुई तो बताया गया कि जितने भी जीव हैं वो सबके सब सेल से मिलकर बने होंगे। तो मेरे मित्र जीवों में जो सेल की संख्या होगी वो कितनी होगी, इस आधार पर जीव को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक यूनिसेलुलर, एक यूनिसेलुलर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर। मेरे मित्र आप सबों को यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो यूनिसेलुलर जीव होंगे इनके शरीर में केवल एक कोशिका होगा। इनका शरीर, इनका बॉडी केवल केवल एक सेल से बना होगा, केवल एक सेल से बना होगा। अब आपको मालूम है कि अमीबा है, पैरामेसियम है, क्लेमाइडोमोनास है, कुछ बैक्टीरियाज हैं सर, दैट्स ऑल आर द यूनिसेलुलर। और मेरे मित्र जो मल्टी सेलुलर तो बहु है यहाँ पे, तो बहु का मतलब सर कोई और बहु मत समझ लेना, बहु का मतलब बहुत। तो जो मल्टी सेलुलर होंगे ये क्या होंगे, बहुत सारे कोशिका से बने होंगे। मल्टी सेलुलर क्या होंगे, बहुत सारे कोशिका से बने होंगे। और मेरे मित्र बहुत सारे कोशिका से बने होंगे, उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो कवक आप देखते हो फंगी क्या होंगे, आप कहेंगे मल्टी सेलुलर। जो आप प्लांट देखते हो क्या है, मल्टी सेलुलर। जो एनिमल देखते हो सर क्या है, मल्टी सेलुलर। और याद रखिएगा कि एनिमल में भी आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो यूनिसेलुलर के कैटेगरी में आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द आप केस में क्या पाएंगे कि सर मल्टी सेलुलर है। तो सिंपल सा मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, क्योंकि जो सेल की आकार होती है, आकृति होती है, वो उसके कार्य के अनुसार होता है और जो जीव है उसके बॉडी के अनुसार होगा। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि किसी छोटा सा पेड़ की तुलना करो और बरगद के पेड़ की तुलना करो, दोनों में डिफरेंसेस दिखाई पड़ेगी। चींटी और हाथी के सेल में, हाथी के बॉडी में जो सेल की संख्या होगी उसमें डिफरेंसेस पैदा होगी। तो मेरे मित्र हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं गुरुजी, जितने भी जीव हैं वो दो कैटेगरी में बटे होंगे। एक तो वो जिसका बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना होगा और दूसरा वो जिसका बॉडी बहुत सारे सेल से बना होगा। अब एक सेल से जो मिलकर बना होगा वो अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामेसियम, और बहुत सारे से आप कहेंगे सर फंगी आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा और एनिमल आ जाएगा। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं कि सर जो मल्टी सेलुलर सेल होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, प्रत्येक मल्टी सेलुलर जीव किससे मिलकर बने होते हैं सर, एक कोशिका से ही विकसित होते हैं। जैसे कि आपने अभी जस्ट पढ़ा कि प्रत्येक जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो हम और आप क्या हैं, आप कहेंगे गुरुजी मानव है। और मानव का शरीर कैसा है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, आप कहेंगे बहुकोशिकीय। तो ये जो पूरा बॉडी हम लोगों का फॉर्म हुआ है वो किससे हुआ है सर, मात्र एक सेल से हुआ है। और इसीलिए आप सबों को यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक मल्टी सेलुलर जीव की जो बॉडी होती है या प्रत्येक मल्टी सेलुलर जीव जो है वो किससे मिलकर बना होता है सर, एक कोशिका से विकसित होता है। अब इस चीज का पता कैसे लगा, तो सर इस चीज का पता स्लाइडन और स्वान के द्वारा लगाया गया। स्लाइडन और स्वान के द्वारा, स्लाइडन और स्वान क्या किए, तो सर दोनों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करा। ये आप ध्यान में रखना कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, यानी कि किसके द्वारा दिया गया, तो सर कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। और मेरे मित्र स्लाइडन एवं स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी में क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका, इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव की सबसे छोटी इकाई, प्रत्येक जीव की सबसे छोटी यूनिट सेल है। प्रत्येक जीव की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। और साथ ही इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। प्रत्येक कोशिका का निर्माण
पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अब ध्यान से समझना इसको कि हम एक तरफ आपको नोट में ये कह रहे हैं कि प्रत्येक मल्टीसेलुलर जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, और दूसरे तरफ हम कोशिका सिद्धांत में ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव की सबसे छोटी यूनिट सेल है। तो इसमें कहने में क्या बुराई है? प्रत्येक जीव में जब हम आए तो जीव में तो सर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी आ जाएगा। अब मल्टीसेलुलर जो जीव होगा, हम और आप जो हैं, गाय भैंस कुत्ता बकरी पेड़ पौधा जो भी है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये सब के सब किससे बने होंगे? एक सेल से बने होंगे। किससे बने होंगे? एक सेल से। और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि यही सेल सर किसी भी पादप या जंतु के जीवन की क्या होगी? सबसे छोटी इकाई होगी। क्या होगी सर? सबसे छोटी इकाई होगी। और मेरे मित्र, चूंकि सेल में जनन की प्रक्रिया होती है सर, सेल में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, और इसीलिए सर एक सेल कई सेल को डेवलप कर सकता है। तो प्रत्येक कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ऑल द सेल्स आर ऑरिजिन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब यह हुआ कि सर पहले से जो मौजूद कोशिका होगा उसमें कुछ ना कुछ प्रक्रिया हो रही होगी, तभी ना नया सेल मिलेगा। और वो प्रक्रिया आप कहेंगे सर जनन की होती है, जिसको हम लोग सेल डिवीजन के रूप में देखते हैं। तो अभी हमको सेल डिवीजन पे नहीं जाना है, डिस्कस करेंगे, क्रम से करेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, लेकिन एक एक चीज को परत दर परत। तो मेरे मित्र, कोशिका सिद्धांत की जब भी बात करी जाएगी तो आप कहेंगे प्रत्येक जीव की सबसे छोटी यूनिट सेल है, और प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। याद रखिएगा कि जो ये सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया, ये कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है, विषाणु पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर जो विषाणु है वो ना तो सजीव के कैटेगरी में आता है और ना ही निर्जीव के कैटेगरी में आता है। और सजीव के साथ वो सजीव जैसा बिहेव करता है, निर्जीव के साथ निर्जीव जैसा बिहेव करता है। तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु है, यानी कि वायरस है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। अब मेरे मित्र ये ध्यान में रखेंगे कि यहां पे मास्टर स्ट्रोक के रूप में ये वाली पॉइंट आप सबों के लिए महत्वपूर्ण है कि कोशिका की आकृति और आकार उसके कार्य के अनुरूप होती है। अब मेरे मित्र, आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक कोशिका की कार्य अलग अलग होती है। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली यूट्यूब पे ही चर्चा करा, या आप में से कोई छात्र नहीं देख पाए होंगे वीडियो, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके बॉडी में जो मसल्स है वो आपके बॉडी में मूवमेंट का आप कहोगे सबसे बड़ा फैक्टर है। आप चल फिर पा रहे हो अपने बॉडी में मसल्स के चलते। तो कभी ये दिमाग में मत लाना कि हड्डी की वजह से हम चल रहे हैं ना, हड्डी की वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट कहां होती है? मसल्स की वजह से होती है। बिकॉज मसल्स हैव अ प्रोटीन, मसल्स के पास प्रोटीन होती है। किसके लिए सर? संकुचित होने के लिए और फैलने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए उसके पास प्रोटीन होती है, और यही मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है वो हमारे बॉडी में मूवमेंट का कारण बनता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर इससे निचोड़ क्या निकल रहा है? निचोड़ ये निकल रहा है कि मसल्स तो एक प्रकार का उत्तक है। जंतु उत्तक है या ना है? कई बार पढ़ाए हैं, अब मिस मत करना। जंतु उत्तक, आप कहेंगे सर ये हम मसल्स जो है वो जंतु उत्तक है। तो मेरे मित्र, ये जो उत्तक हैं, अभी जस्ट आपने इसी सेशन में चर्चा करा है कि ये किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। आप सबों को मालूम है कि जो आपका मतलब ऐच्छिक पेशी होती है, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं सर ये हमारे इच्छा अनुसार मूव कर सकती है, उसमें जो सेल होता है वो कैसा होता है? आप कहेंगे अलग रूप में होता है। आपका जो कार्डियक मसल्स है उसके सेल सर अलग रूप में होते हैं। जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं उसके सेल सर एक बेलनाकार होता है, दूसरा तर्कुरूपी होता है, एक में शाखा होती है। तो सर जो सेल का आकार होगा या आकृति होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। आप ध्यान देना कि चिकनी पेशी कोशिकाएं, जिसको हम लोग सर स्मूथ मसल सेल कहते हैं, ये आपको स्पिंडल शेप तर्कुआकार दिखता है। आप ब्लड सेल की बात करेंगे, ये आपको टिक्की के जैसा दिखेगा। अगर आप यहां पे बात करेंगे सर वसा कोशिका एडिपोज टिश्यू की, उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी। अस्थि कोशिका की संरचना आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। शुक्राणु स्पर्म जो कि आपका जर्म सेल कहलाता है सर, उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी। और अंडाणु की संरचना आप सभी देख रहे हैं कि गुरुजी गोल है।
तो ये जो यहाँ पे है कि कोशिका की आकृति एवं आकार उसके कार्य के अनुरूप बदलते रहती है, तो ये इस बात को बता रही होती है कि सर ह्यूमन बॉडी में अगर अलग अलग तरह के सेल की बात करेंगे तो उस अलग अलग सेल की जो शेप होगी वो अलग अलग होगी। तो इसी तरीके से जितने भी जीव होंगे उन सभी के बॉडी में अलग अलग सेल पाए जाएंगे, उसकी शेप अलग अलग होगी। क्यों? तो सर उसका कार्य अलग अलग है। बस एक चीज यहाँ पे याद रख लेना, एक चीज यहाँ पे याद रख लेना, आपसे सवाल पूछ देता है कि निम्न में से किसका आकार बदलते रहता है, तो आप सभी याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे अमीबा का अमीबा का अमीबा का कोशिकीय आकार, अमीबा का कोशिकीय आकार, कोशिकीय आकार, कोशिकीय आकार बदलते रहता है। अमीबा का कोशिकीय आकार क्या होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी बदलते रहता है। और आपका ये रिसेंटली सवाल भी पूछा गया था सर आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी कोशिका का आकार बदलता है? तो अमीबा एक कोशिकीय है तो इसमें एक ही सेल होगा, तो सर अमीबा की जो कोशिकीय संरचना होती है वो अपना शेप बदलते रहती है। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब हम लोग कोशिका के बारे में सारी चीजों को समझ लेते हैं कि गुरुजी कोशिका क्या है, साइटोलॉजी क्या है, इसका स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, कैसे होता है, इसकी खोज कैसे हुई, सारी चीजें हम जब देख लेते हैं तो मेरे मित्र कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण खोज पे आपको विशेष नजर दौड़ानी होती है। और आपके एग्जाम में यहां से एक दो सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे, चाहे आप पुराने एग्जाम की बात करो, अपडेटेड एग्जाम की बात करो, कहीं पे भी आप चर्चा करो। तो ये जो आपका पूरा का पूरा सर लाइन है ये आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ देंगे तो फट जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था और उसने कोशिका कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने तो कई बार आपको पढ़ा दिया। अब यहां पे ये याद रखेंगे कि ल्यूवेनहॉक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। अब मेरे मित्र मैंने आपको जैसा कि बताया कि रॉबर्ट हुक के समय साइंस डेवलप नहीं थी, संसाधन नहीं थी, तो रॉबर्ट हुक साहब को अपना माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा। लेकिन जो कोशिका के बारे में मतलब आप कह सकते हो कि एक इन्फ्लुएंस आया, क्रांति आया, क्लासिकल पीरियड कहा गया सर, वो 19वीं सदी के बाद जब सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे तगड़ा मैग्नीफाइंग कैपेसिटी वाला माइक्रोस्कोप हमारे पास आने लगा, तब मेरे मित्र 1674 ईस्वी तब जो है कोशिका के बारे में और ज्यादा चीजें मतलब आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस हुई, कोशिका के बारे में और ज्यादा नॉलेज हुई। लेकिन उससे पहले ल्यूवेनहॉक ने क्या करा, तो सर किसी बढ़िया माइक्रोस्कोप की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। तो छिला जी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने करा? जीवित कोशिका की खोज किसने करा? आप सभी कहेंगे ल्यूवेनहॉक। किसने? सर ल्यूवेनहॉक ने करा। कब करा? आप सभी ध्यान में रखना 1674। अब आगे कहा जा रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। आगे हम लोग कोशिका के बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे तो वहां पे हम केंद्रक के बारे में समझेंगे। लेकिन आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि कोशिका में केंद्रक होगा और कोशिकीय केंद्रक की खोज, कोशिकीय केंद्रक की खोज आप सभी याद रखेंगे कि कोशिकीय केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करा। किसने करा? सर रॉबर्ट ब्राउन ने करा, रॉबर्ट ब्राउन ने करा। और कब? आप सभी ध्यान में रखना 1831 में। मेरे मित्र जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल पदार्थ, तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। याद रखना, मन में अगर कंफ्यूजन आ रहा होगा, कोई भी कोशिका है चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। पहला तो आपको एक बाह्य आवरण देखने को मिलेगा जो कि क्या होता है सर, डबल लेयर होता है। पहला आपको एक बाह्य आवरण देखने को मिलेगा जो कि क्या होता है सर, डबल लेयर होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब याद रखना कि इसी कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको सर तरल पदार्थ देखने को मिल जाएंगे। और मेरे मित्र ये जो तरल पदार्थ है, जो आपका तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो कि क्या है? आप कहेंगे तरल पदार्थ। और मेरे मित्र प्रत्येक कोशिका में आपको क्या दिखाई पड़ेगी सर? ऐसी एक गोल जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी और इसी गोल संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। और यहां पे जो कहा जा रहा है कि 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया गया, तो मेरे भाई आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को, केंद्रक को
सभी ये ध्यान में रखेंगे कि कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग जीव द्रव कहते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इस कोशिका जो तरल पदार्थ है आपका, जिसको हम लोग जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, ये प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? आपको याद रखना होगा, जेई पुरकिन से। अब ये जूनियर इंजीनियर नहीं था, इसका पूरा नाम जेई से अलग है, ये तो जूनियर इंजीनियर मत समझ आना। जेई पुरकिन से। किसने? आप कहेंगे जेई पुरकिन से। अब ध्यान देंगे, आगे कहा रहा है कि दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हुए हैं और जीवन की मूलभूत इकाई है। और वर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती। तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। यहां पे ध्यान में रखेंगे कि जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, तो ये स्टेटमेंट किसका था? सर वर्चो का था। किसका था? वर्चो का था। और मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि कोशिका सिद्धांत तो आप कहेंगे गुरुजी स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सर 1940 ईस्वी में की गई। तो मेरे ख्याल से ये जो कोशिका का एक बेसिक था वो आप सबों का क्लियर हो गया होगा। कोशिका क्या है, इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, किसी भी कोशिका की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जो भी टॉपिक आपने करा है उससे आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। आइए पहले आप देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया कि स्लाइडन और स्वान द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीव पर लागू नहीं होता है? कवक पर, जंतु पर, विषाणु पर, शैवाल पर। कहेंगे गुरुजी विषाणु को लॉक किया जाए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट सवाल देख लो कि कोशिका की खोज किसने की थी? क्या कहोगे? गुरुजी रॉबर्ट हुक ने करा। अब ध्यान देना, थियोडर और स्वान, आप कहेंगे गुरुजी कोशिकीय सिद्धांत के बारे में बताया। स्लाइडन और स्वान दोनों मिलकर के किसके बारे में? कोशिकीय सिद्धांत। और रुडोल्फ वर्चो, तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है, प्रत्येक कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट सवाल देख लो चिला, पूछा जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म का मतलब सर जीव द्रव, और जीव द्रव किसको बोलेंगे? कोशिका द्रव और केंद्रक को सम्मिलित रूप से। तो आप कहेंगे ग्रोगर मेंडल तो नहीं होगा, आनुवांशिक का नियम खोज किया था। अब देखो जेई पुरकिंजे, सर इसका पूरा नाम जोहान इवानिज्लिस्ट पुरकिंजे है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी को गुरुजी लॉक किया जाए, और सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, आप कहेंगे गुरुजी चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड है। रॉबर्ट हुक, आप कहेंगे गुरुजी सेल की खोज करा। तो आपके एग्जाम में जो सेल से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे एक बेसिक लेवल पे, वो इसी तरीके के होंगे और इसी तरीके के आपको देखने को भी मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहां तक के सभी कंसेप्ट को आप सभी समझ पाए होंगे। साथ ही मेरे मित्र एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना चाहूंगा कि कोई भी छात्र आप में से अपने आगामी ग्रुप डी परीक्षा के लिए साइंस को एकदम ही मतलब आप चाह रहे हो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, अब सर इसमें फाउंडेशन भी आपका फिर मतलब पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी भी वो सारा चीज एक एक करके मिल जाए, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा इस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिशन 2025 स्पेशल बैच में। ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपको कंप्लीट साइंस फाउंडेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडीज, एनसीईआरटी मास्टर सॉल्यूशन का कंप्लीट एक्सेस, थ्योरी, न्यूमेरिकल सारी चीजें, क्लास वाइज पीडीएफ और आरआरबी अपडेटेड जो पीवाईक्यूज हैं उसके ई बुक, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी और ये एक तरह से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। बाद बाकी आपकी तो यहाँ क्लासेस चल ही रही है, सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको बेहतर तरीके से समझ भी आ रही होगी। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।